Hello everyone, तो this is our second part of class 11 chapter second rights of the Indian Constitution। ठीक है, तो हम क्या क्या पढ़ चुके थे आपको एक बार मैं दिखा देती हूँ। सबसे पहले हमने देखा कि राइट्स कैसे दे रखे हैं, उसके बाद फिर हमारे बिल ऑफ राइट्स क्या होते हैं, उसके बाद फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिया क्या है, इंडिया में फंडामेंटल राइट्स, उसके बाद कौन कौन से राइट्स। फर्स्ट राइट हमारा है राइट टू इक्वालिटी, देन राइट टू फ्रीडम, देन ये राइट टू फ्रीडम में ही सेकंड पार्ट है। उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। यहाँ तक हम फर्स्ट पार्ट में देख चुके हैं, हमारे पार्ट 1 में हम ये सब कुछ देख चुके हैं। तो अब आज हम पढ़ने वाले हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट में क्या होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप किसी भी कल्चर को अपना सकते हैं, आप किसी भी कल्चर की पढ़ाई कर सकते हैं, आपको सारा अधिकार दे रखा है। ठीक है, तो मैं बताती हूँ। प्रिजर्विंग डाइवर्सिटी मतलब हमारे देश में क्या है, बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग हैं, बहुत सारी अलग अलग तरह के कल्चर हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस हैं। तो आप किसी भी कल्चर को अपना सकते हैं, आप किसी भी लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं, आप किसी भी लैंग्वेज की पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं, आप कुछ भी मतलब इसमें कर सकते हैं। ठीक है, प्रोटेक्शन ये क्यों दिया गया है, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज मतलब जो हमारे देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका छोटा सा कल्चर है ना, लेकिन ये हमारे बड़े बड़े कल्चर के अंदर ये छोटे छोटे कल्चर खत्म ना हो जाए, इसलिए ये राइट दिया गया है कि आप अपने कल्चर को बरकरार रख सकते हैं, आप अपने कल्चर को मान सकते हैं, अपने कल्चर का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, अपने कल्चर को बढ़ा सकते हैं, अपने कल्चर के एजुकेशन सबको दे सकते हैं। ये सारा अधिकार आपको इस राइट में मिल जाता है। कंजर्वेशन ऑफ कल्चर तो मतलब आपकी लैंग्वेज जो है, आपकी स्क्रिप्ट है, आपका कल्चर है, आप उन सबको बचा कर रख सकते हैं और उनको फैला भी सकते हैं, ये आपको अधिकार दे रखा है। ठीक है, स्टैब्लिशमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मतलब आप अपनी जो लैंग्वेज है उनका इंस्टीट्यूशन लगा सकते हैं, आप उनको सिखा सकते हैं दूसरे लोगों को अपनी लैंग्वेज। ये आपको अधिकार है कि आपने अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आप खोल सकते हैं। ठीक है, नो डिस्क्रिमिनेशन इन एड मतलब आप कोई भी कल्चर मानो, आप कोई भी लैंग्वेज पढ़ाओ, लिखाओ, फैलाओ, कोई भी कल्चर फैलाओ, कोई भी कल्चर मानो, तो आपके ऊपर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, आप समान नागरिक की तरह हो, आप सभी के लिए समान हो। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे हमारे तमिलनाडु में, भारत के तमिलनाडु में बहुत ज्यादा उन लोगों ने अपनी लैंग्वेज को, अपने कल्चर को बहुत ज्यादा प्रिजर्व कर रखा है। वहाँ पे ऐसे स्कूल्स भी हैं जहाँ पे सिर्फ तमिल पढ़ाई जाती है, ऐसा करा जाता है। तो ये सब कुछ इस राइट के थ्रू वो लोग कर रहे हैं, अपने कल्चर को प्रिजर्व कर रहे हैं, अपने एजुकेशनल फैला रहे हैं, अपनी एजुकेशन, ये सब कुछ वो लोग कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट राइट हमारा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मतलब अगर आपने पीछे जो भी 5 राइट्स पढ़े हैं, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू, और कौन कौन से राइट थे, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, उसके बाद राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये 5 राइट्स अगर आपके कहीं से भी 5 में से एक भी राइट छिनता हुआ दिख रहा है तो आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है कि अगर एक भी राइट आपका छिन रहा है तो ये नहीं कि आप हाई कोर्ट जाओ, आप सीधा सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो, जो इंडिया की सबसे बड़ी कोर्ट है, आप वहां तक जाके अपील कर सकते हो और कोई केस वहां नहीं जाता। लेकिन अगर आपका राइट छिन रहा है कोई भी, तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जाके अपील कर सकते हो। ये आपको राइट मिलता है इस वाले राइट से कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये हमारे आर्टिकल 32 में बताया गया है। इसको हमारे BR अम्बेडकर जी ने क्या बोला है कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये वाला राइट क्या है, हार्ट एंड सोल है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये याद कर लेना, आपके MCQ में आता है। हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ठीक है, इट गिव्स सिटीजंस द राइट टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स। अगर कोई भी राइट्स छीनते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं
अपनी राइट को अपील कराने के लिए। अब सरकार क्या क्या स्पेशल ऑर्डर दे सकती है, जो हमारी कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, क्या ऑर्डर दे सकती है, बहुत सारे रिट्स निकाल सकती है, स्पेशल ऑर्डर्स देती है, जिनको हम क्या कहते हैं, रिट्स कहते हैं। आपके एग्जाम में आ सकता है कि रिट्स क्या होता है। तो जो कोर्ट है स्पेशल ऑर्डर्स देती है उनको हम रिट्स कहते हैं। किसको बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले आता है हमारा हबेस कॉर्पस, टू हैव द बॉडी ऑफ एन ऑर्डर टू प्रेजेंट एन अरेस्टेड पर्सन बिफोर द कोर्ट। मतलब सरकार किसी भी मतलब पुलिस स्टेशन में ये ऑर्डर दे सकती है हबेस कॉर्पस का, कि किसी भी बंदे को अगर अरेस्ट कर रखा है बहुत टाइम से, उसको मतलब उसका अधिकार छीना जा रहा है, सब कुछ जो उसके पास है, तो वो सुप्रीम कोर्ट जाके क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या बोल सकती है, उस पर्सन को क्या करा जाए, कोर्ट में पेश किया जाए। ये हबीस कॉर्पस के द्वारा हमारी कोर्ट देती है। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट है मैंडेमस, एन ऑर्डर फ्रॉम अ हायर कोर्ट टू द लोअर कोर्ट और पब्लिक ऑफिशियल टू परफॉर्म अ ड्यूटी। अगर कोई मतलब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से नीचे वाली कोर्ट है या कोई भी पुलिस स्टेशन कुछ भी है, तो उनको कोर्ट ऑर्डर दे सकती है कि भाई तुम अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हो, इसको काम ढंग से करो। मतलब जैसे कोई भी पुलिस वाला है, हमारा अधिकार छीन रहा है, तो हमने जाके सुप्रीम कोर्ट में क्या कर दी, अपील कर दी। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोल सकता है, उनको बोल सकता है कि भाई मैंडेमस के थ्रू वो बोल सकते हैं कि अपना काम ढंग से करो वरना हम आपको हटा देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा प्रोहिबिशन। ठीक है, प्रोहिबिट्स लोअर कोर्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग इन अ केस। तो हमारी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट है, वो अपनी नीचे वाली कोर्ट्स को क्या कहती है कि भाई ये वाला केस तुम्हारे अंडर नहीं है, ये केस हमारे पास भेजो। जैसे आपका कोई भी केस है वो इनके पास जाता है, लेकिन आप सोचते हो कि भाई ये राइट्स वाला केस है, मैं तो सुप्रीम कोर्ट में डालूंगा। ठीक है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में बोलते हो, फिर सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है, नीचे वाली कोर्ट को कहेगा कि भाई ये वाला केस जो है मेरे पास भेजो। किसके द्वारा, प्रोहिबिटेशन के द्वारा बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्यू वारंटो। क्यू वारंटो में क्वेश्चन द लीगैलिटी ऑफ अ पर्सन क्लेम टू अ पब्लिक ऑफिस। अगर कोई बंदा है, वो मान लो पुलिस की पोस्ट पे बैठा है, लेकिन आपने क्लेम कर दिया भाई कि ये बंदा तो इसके लिए एलिजिबल ही नहीं है, इसने एग्जाम क्रैक ही नहीं किया, इसने एग्जाम पास ही नहीं किया, तो ये इस पोस्ट पे कैसे बैठा है। तो सुप्रीम कोर्ट उसे बोल सकती है कि भाई बताओ तुमने कैसे किया है ना। ये क्यू वारंटो के थ्रू बोल सकती है कि भाई अगर तुमने कर रखा है तो हमें बताओ, तो हम आपका मानेंगे कि आप इसके लिए एलिजिबल हो, वरना आपको यहाँ से हटाया जाएगा। फिर हमारा है सर्टियोरारी में एन ऑर्डर फ्रॉम अ हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट टू ट्रांसफर अ केस फॉर रिव्यू। अगर मतलब ऐसा भी हो सकता है कि लोअर कोर्ट ने क्या करा है, एक निर्णय निकाला है, कोई भी निर्णय निकाल रखा है कि भाई ये चीज सही है, ये चीज गलत है। फिर आपको क्या लगा, नहीं भाई इन्होंने तो गलत निर्णय निकाला है, रिजल्ट बहुत गलत निकाला है, तो ये क्या करें, आप क्या कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, इस लोअर कोर्ट को बोलेगी कि भाई ये जो आपने डिसीजन लिया है ये मेरे पास भेजो, मैं देखूंगा कि ये सही है कि गलत है। अगर गलत है तो मैं देखूंगा इस केस में क्या करना चाहिए। तो ये सर्टियोरारी के द्वारा हमारी जो कोर्ट है वो करती है। तो ये सारे नाम के साथ याद कर लेना। हबीज कॉर्पस में क्या होता है, एक पर्सन को कोर्ट में पेश किया जाए। मैंडेमस के द्वारा क्या होता है कि कोई भी मतलब नीचे की कोर्ट या पुलिस वाले को बोलती है कोर्ट कि आप मतलब अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाओ। प्रोहिबिशन के द्वारा बोलती है छोटी वाली कोर्ट को कि ये केस मेरे पास भेजो। क्यू वारंटो के द्वारा बोलती है कि कोई पर्सन अगर इलीगली किसी पोस्ट पे बैठ रखा है तो उसको बोलती है कि अपनी भाई लीगल वो पेश करो कि तुमने कैसे यहाँ पे आए हो तुम, है ना, कैसे इस पोस्ट पे बैठे हो। उसके बाद सर्टियोरारी में ये होता है कि अगर लोअर कोर्ट ने कोई डिसीजन लिया है तो मतलब अपर कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट वगैरह वो बोल सकती है कि भाई मेरे पास भेजो ये केस, मैं देखूंगा आपने जो डिसीजन लिया है ये सही है या गलत। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है राइट टू प्रॉपर्टी। ये हमारा 7th राइट था। अब आप बोलोगे अभी तक तो आपने बताया कि 6 राइट थे, लेकिन मैं बता दूं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले 7 फंडामेंटल राइट्स डाले गए थे, लेकिन वो 7th राइट हमारा कौन सा था, राइट टू प्रॉपर्टी था। लेकिन बाद में क्या हुआ था, ये राइट
हमारे फंडामेंटल राइट में से हटा दिया गया था, क्योंकि इसकी वजह से बहुत दिक्कत परेशानी हमारे देश में लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे थे राइट टू प्रॉपर्टी को लेकर, ठीक है। इसलिए ये हटा के फिर एंड में हमारे राइट टू प्रॉपर्टी राइट्स में, फंडामेंटल राइट्स में 6 ही राइट्स बचे थे। अब ये क्या था और कैसे था और इसको क्यों हटाया गया था, ये सब कुछ मैं बताती हूँ, ठीक है। फ्रॉम फंडामेंटल टू लीगल राइट्स, ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडेड द राइट्स टू प्रॉपर्टी एज अ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो राइट टू प्रॉपर्टी सबसे पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया था एज अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। हाउएवर दिस राइट क्रिएटेड ऑब्स्टेकल्स फॉर द गवर्नमेंट इन इम्प्लीमेंटिंग लैंड रिफॉर्म्स एंड इंश्योरिंग इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। मतलब पूरे देश में हमारी गवर्नमेंट को ये दिक्कत होने लग गई कि भाई कैसे लैंड रिफॉर्म्स किया जाए, मतलब कोई भी भूमि सुधार करना है या भूमि को इक्वली लोगों में बांटना है, तो ये कैसे किया जाए, इसमें बहुत दिक्कत हो रही थी। इसलिए ये राइट्स मतलब लड़ाई झगड़े होने लग गए थे कि एक घर में जैसे 4 भाई हैं और एक बहन है, तो 5 को बराबर राइट टू प्रॉपर्टी में अधिकार दिया गया था, लेकिन भाई सारे कह रहे हैं कि नहीं हम तो बहन को नहीं देंगे। ऐसे वैसे लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होने लग गया था। इसलिए एंड में जाके 1978 में 44th अमेंडमेंट के साथ क्या कर दिया गया था, ये राइट टू प्रॉपर्टी जो है हमारी फंडामेंटल राइट की लिस्ट से हटा दिया गया था 44th अमेंडमेंट करके 1978 में। इट इज नाउ अ लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A। अब ये क्या है, एक फंडामेंटल राइट नहीं है, ये जस्ट अ लीगल राइट है आर्टिकल 308 के अंदर, ठीक है। which states that no person shall be deprived of their property except by the authority of law। मतलब कोई भी पर्सन को ये नहीं बोला जा सकता कि वो क्या कर रहा है, उसकी इस प्रॉपर्टी पर अधिकार है या नहीं। मतलब ये समझ लो तुम, ये फंडामेंटल राइट से हट गया है, इतना दिमाग इसमें मत डालो। बस यही है कि फंडामेंटल राइट था पहले, फिर लड़ाई झगड़े होने लग गए थे, गवर्नमेंट को प्रॉब्लम होने लग गई थी, इसलिए 1978 में 44th अमेंडमेंट के द्वारा क्या कर दिया गया, राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया, ठीक है। अब हमारे कितने राइट है, बस 6 राइट है, इतना दिमाग में बिठा के रखो, ठीक है। नेक्स्ट, अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि सरकार को थोड़ी सी लिमिट लगाई गई है, तो हमारे 4th फंक्शन में क्या किया गया था, सरकार को थोड़ी सी पावर भी दी गई थी ताकि वो देश अच्छे से चला सके। तो जो पावर दी गई थी, लिमिटेशन फंडामेंटल राइट्स के द्वारा लगाई गई थी। अब पावर्स जो दी जा रही है वो DPSP के द्वारा दी जा रही है, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें कुछ ऐसे मैटर्स डाले गए हैं जिनके ऊपर सरकार क्या कर सकती है, देश को अच्छे से चलाने के लिए, देश की ग्रोथ के लिए क्या कर सकती है, एक्शन ले सकती है, बहुत अच्छे अच्छे काम वेलफेयर के लिए लोगों के कर सकती है, ठीक है। तो चलिए मैं बताती हूँ क्या होता है। गाइडिंग द स्टेट टुवर्ड्स अ वेलफेयर स्टेट, हमारे स्टेट को, मतलब हमारे कोई भी राज्य है उसको वेलफेयर करने के लिए, मतलब उसका अच्छा सोचने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए सरकार क्या कर सकती है, बहुत अच्छे अच्छे काम कर सकती है, ठीक है। Part 4th of the Constitution, Article 36 to 51 contains the directive principles of state policies। जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 है, आर्टिकल 36 से लेके 51 तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बताते हैं। These are guidelines or moral instructions for the government to follow when framing laws and policies to establish a just society। मतलब अगर कोई भी इसमें थोड़ी सी गाइडलाइंस वगैरह, जैसे अच्छी बातें होती है ना कि हम हमारे जीवन में क्या क्या अच्छी बातें उतार सकते हैं, वैसे सरकार के लिए भी थोड़ी अच्छी बातें लिखी है कि आप अपनी स्टेट की ग्रोथ के लिए ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो। ये सब कुछ बताया गया है कि सरकार अपनी पॉलिसीज को बहुत अच्छा बना सकती है, अपनी सोसाइटी को अच्छे करने के लिए, अपने देश को अच्छे से चलाने के लिए। इसका गोल क्या था, They aim to create social and economic democracy and establish a welfare state। एक अच्छा स्टेट की ग्रोथ के लिए, एक अच्छा स्टेट बनाने के लिए ये क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया था। लेकिन ये क्या है, नॉन जस्टिसेबल है, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि भाई DPSP में ये लिखा है लेकिन हमारे राज्य की सरकार तो ये कर ही नहीं रही, तो हम कोर्ट के पास चले जाएं, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। ये सरकार को दे रखा है कि जो सरकार ये करना चाहे वो कर सकती है, जो ना करना चाहे वो ना करे, ये उनके ऊपर है, ये हमारे ऊपर नहीं है।
ये डीपीएसपी उनके ऊपर क्या है, एक बाउंडिंग नहीं है कि आपको करना ही करना है, ये उनकी मर्जी है, ये नॉन जस्टिशिएबल है। मतलब हम जस्टिस के लिए कि भाई हमारी राज्य की सरकार तो ये कर ही नहीं रही है, तो हम ये भाई केस नहीं डाल सकते उनके ऊपर, ये उनकी मर्जी है, वो करें या ना करें। ठीक है, तो डीपीएस पे आपको समझ आ गया होगा, ये थोड़े से रूल्स एंड रेगुलेशन है जो वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए देश में दिए गए हैं, और ये नॉन जस्टिसेबल है। प्लीज ये याद कर लेना कि इनको आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में नहीं ले जा सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। अब भाई फंडामेंटल राइट्स जो है लिमिट लगा रहे हैं पावर पे, डीपीएसपी जो है वो थोड़ी और पावर दे रहे हैं। तो अब देख लिया जाए इन दोनों में अंतर क्या है और ये आता है, प्लीज 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 याद कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा फंडामेंटल राइट जो होता है प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल फ्रॉम स्टेट एक्शंस। मतलब हमारे जो एक भी व्यक्ति है, चाहे वो नीचा है चाहे ऊंचा है, उन सबको क्या बचाता है, सरकार के बुरे एक्शन से बचाता है ना। फंडामेंटल राइट है कि सरकार भाई किसी के साथ बुरा नहीं कर सकती, सभी इंडिविजुअल्स को बचाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा लीगली इन्फोर्सेबल है। मतलब हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या है, इन्फोर्सेबल है कि अगर इनका कोई भी अगर दुष्प्रभाव करता है, अगर कोई भी इनका पालन नहीं करता है, तो हम क्या कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, फंडामेंटल हमने पढ़ा ऊपर। ठीक है, फोकसेस ऑन इंडिविजुअल राइट, ये क्या करता है, इंडिविजुअल हर एक व्यक्ति को अधिकार दे रखा है कि वो भाई जा सकता है। हर एक इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति जो देश का नागरिक है, उसको ये अधिकार मिल रखे हैं कि वो जा सकता है कोर्ट तक। ठीक है, अब डीपीएसपी में हमारा क्या है, गाइड्स द स्टेट टू टेक पॉजिटिव एक्शन फॉर सोशल वेलफेयर। इसमें क्या है, सरकार को रोका जा रहा है, इसमें क्या है, सरकार को पॉजिटिव एक्शन लेने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। ये क्या है, लीगली इन्फोर्सेबल है, ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, हम इसको कोर्ट तक नहीं ले जा सकते, इसको ले जा सकते हैं। ये इंडिविजुअल के राइट बताता है और ये पूरी सोसाइटी के लिए काम करने की, सोसाइटी के लिए अच्छा करने के लिए होता है, समझे। ये सरकार को रोकता है, ये सरकार को बढ़ावा देता है, ये लीगली इन्फोर्सेबल है, हम कोर्ट जा सकते हैं, हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ये एक व्यक्ति के लिए है, ये पूरी सोसाइटी के लिए, समझ गए। ठीक है, while there have been conflicts, the judiciary has held that both are complementary to each other and form the conscience of the constitution। मतलब कई बार इनको लेके लड़ाई झगड़ा भी हुआ है कि भाई डीपीएसपी में ऐसा दे रखा है, फंडामेंटल राइट में ऐसा दे रखा है, तो सरकार क्या कहती है, हमारी कोर्ट कहती है कि भाई ये दोनों एक दूसरे के ऊपर है, कि भाई ये सरकार डीपीएसपी जो है, सरकार चाहे तो ये कर सकती है देश को अच्छा बनाने के लिए, लेकिन फंडामेंटल राइट्स क्या है, ये हैं ही हैं, ये सबको मिलने चाहिए। ठीक है, तो बस इनके ये याद रख लेना, ये सरकार को रोकता है, ये सरकार को नहीं रोकता है, ये कोर्ट जा सकता है, ये कोर्ट नहीं जा सकता है, ये एक व्यक्ति के लिए, ये एक व्यक्ति के लिए नहीं है, पूरी सोसाइटी के लिए। नेक्स्ट हमारी है एक कमीशन है, द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, NHRC। प्लीज याद कर लेना, ये क्या है, एक इंडिपेंडेंट वॉचडॉग है। मतलब एक इंडिपेंडेंट कमीशन है जिसको कब बनाया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था 1993 में। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन होता है, इट इज कंपोज्ड ऑफ अ फॉर्मर चीफ जस्टिस, इसमें फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होते हैं, अ फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होते हैं, अ फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं, और 2 अदर मेंबर होते हैं जिनको किसकी, ह्यूमन राइट्स की फुल नॉलेज होती है। ठीक है, तो इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 लोग हैं टोटल। ठीक है, याद कर लेना, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अ फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अ फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड 2 अदर मेंबर्स जिनको फुल नॉलेज होती है ह्यूमन राइट के बारे में। ठीक है, इनका काम क्या क्या होता है, इंक्वायर इनटू पेटिशन ऑफ ह्यूमन राइट्स व्योलेशन। अगर कहीं भी ह्यूमन राइट्स का व्योलेशन हो रहा है तो ये सब लोग क्या करते हैं, उस पर नजर रखते हैं। ठीक है, विजिट्स जेल्स टू स्टडी द कंडीशन ऑफ इनमेट्स। मतलब अगर कोई भी जेल में व्यक्ति है तो ये जेल वगैरह जाके भाई कंडीशन देखते हैं कि भाई उनको राइट्स दिए जा रहे हैं कि नहीं दिए जा रहे हैं, कि भाई उनको एकदम वही बना दिया कि भाई तुम्हारे पास कोई राइट नहीं है। तो ये सब कुछ इन सब पे नजर रखते हैं। ठीक है, अंडरटेक एंड प्रमोट रिसर्च इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स।
तो पूरी रिसर्च करते हैं कि ह्यूमन राइट कैसे चल रहे हैं पूरे देश में, सभी को अधिकार मिल रखा है नहीं मिल रखा है, इन सब पे नजर कौन रखते हैं, हमारे NHRC के मेंबर्स जो हैं, ये सारे हमारे ये लोग इस पे नजर रखते हैं। ठीक है, ये बस याद रखना है इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट कि ये 1993 में स्टैब्लिश हुआ था और इसकी फुल फॉर्म, ठीक है, NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसमें कौन कौन होता है। ठीक है, अब हमारा कंक्लूजन पूरे चैप्टर में था क्या है, हमारे राइट्स जो होते हैं, राइट्स एज अ बेडरॉक ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, मतलब हमारे को जो स्वतंत्रता मिल रखी है उसका सबसे बढ़िया पार्ट क्या है, हमारा राइट्स है। राइट्स की वजह से ही हमको इतनी स्वतंत्रता मिल रखी है, वरना कोई भी सरकार आती, भाई हमने चुन लिया, उसके बाद वो 5 साल तक हम पे शासन करती जैसे मर्जी। लेकिन राइट्स क्या है, उनको थोड़ा सा रोक के रखते हैं कि भाई बेशक तुम शासन में आ गए हो, लोगों ने ही बनाया है, थोड़े उनके अधिकारों का भी ध्यान रखो। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर द कॉर्नर स्टोन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एमिंग टू बिल्डिंग एन एग्लिटेरियन एंड जस्ट सोसाइटी। अच्छी सोसाइटी बनाने के लिए फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या करते हैं, दोनों बराबर में मेल जोल बिठाते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा रोकते हैं, ये थोड़ा सा बढ़ाते हैं, बस यही काम चलता रहता है। फंडामेंटल राइट सरकार को रोकती है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल थोड़ा बढ़ावा देती है। ठीक है, द राइट्स गारंटीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट एब्सोल्यूट एंड आर सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, मतलब जो राइट्स है वो गारंटीड है, सरकार द्वारा दिए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी है कि हर व्यक्ति को मिलेगा। ठीक है, द एक्टिव रोल ऑफ, अब NHRC जो है वो क्रूशियल रोल निभाती है कि वो प्रोटेक्ट करेगी, वो थोड़ा नजर वगैरह रखती है कि देश में सबको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये इनका कंक्लूजन है कि राइट्स सबसे अच्छे होते हैं, फंडामेंटल राइट्स, और DPSP में थोड़ा बैलेंस बिठाना होता है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इनके डिफरेंस वाला, फंडामेंटल राइट्स के और DPSP के डिफरेंस वाला। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अच्छी लगी हो, दिल करे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।